जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। बढ़ेंगे आगे और वक्त हो गया है मीडिया प्राइम का। मीडिया प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर लगी सुप्रीम मुहर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा फैसला पूरी तरह से संवैधानिक। फैसले पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा सिर्फ कानूनी फैसला नहीं बल्कि ये आशा की है किरण। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे विधानसभा के चुनाव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का किया शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का मकसद। छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में सामने आ सकता है मुख्यमंत्री का नाम। केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे भोपाल। भाजपा विधायक दल की आज शाम भोपाल में बैठक। राजस्थान में कल हो सकती है भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्रों को किया संबोधित। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में किया पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। सबसे पहले बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से एक अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य को सही ठहराया है, सही करार दिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि यह संविधान के दायरे में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट हो जाता है। संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी, एक अस्थायी प्रावधान था और इसे 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मकसद राज्य विधानसभा का गठन होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना और राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उद्देश्य एवं इंटरिम व्यवस्था यानी कि अंतरिम व्यवस्था करना भर था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल कर अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 1 और 3 के तहत आदेश भी जारी करते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल करने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का केंद्र को निर्देश भी दिया है। साथ ही चुनाव आयोग से 30 सितंबर अगले साल 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को भी कहा है। इसका मतलब कि अगले 9 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने होंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। इनमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना,
जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। और जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम आपको दिखाते हैं वो क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। तो बहुत ही अहम बातें एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, नए उम्मीद और नई आशाओं का फैसला है। और जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी का इजहार किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौटी है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में तरक्की और विकास ने मानव जीवन को नया अर्थ दिया है। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों की आय को बढ़ाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 370 और 35A को हटाने के लिए किए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है और इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा हम आपको बताते हैं। उन्होंने भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, एज JNK एंटर्स अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अंडर PM श्री नरेंद्र मोदी जी, द स्टेट इज एक्सपीरियंसिंग न्यू डायमेंशन ऑफ प्रोग्रेस, प्रेजेंटिंग अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ एंड ऑप्टिमिज्म। फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट, opportunities for youth, welfare of Dalits to securing the constitutional and basic rights of the people, the Modi government is committed to the development of JNK in letter and spirit. Today's Supreme Court verdict is more than a legal judgment. It's a manifestation of our collective resolve in building a stronger, more united India. लबोलुबाब ये कि प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी सोच का नतीजा ये कि आज जम्मू और कश्मीर प्रगति की राह पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी इस पर खुशी का इजहार किया है। तो लगातार आज का दिन, और उन्होंने देखिए ये लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। उच्चतम न्यायालय का ये ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक नया अध्याय लिखा है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को नई मजबूती भी दी है।
आज जम्मू और कश्मीर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आज दिन भर आपको मिलती रहेंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है कि ये सारा फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया वो संवैधानिक था, वो संविधान के दायरे में लिया गया था, ये कहीं से भी असंवैधानिक फैसला नहीं था। तमाम याचिकाएं इस फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे सहयोगी विकास सारथी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विकास, इस फैसले को और आपकी नज़र में, आप इतने दिनों से इस पूरे मामले को देखते आ रहे हैं, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ऑर्गेनाइजर के प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन विकास, आप ही से पहला सवाल, इस फैसले को जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाए? असीम, 2019 से पहले अगर आप यहाँ किसी भी सीनियर लॉयर से या किसी भी संविधान विशेषज्ञ से पूछते तो वो हमेशा ये कहते कि इसको हटाने में बहुत पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान इससे जुड़े हुए हैं, इस नहीं हट सकता है। लेकिन आज आप देखें कि जो ऑर्डिनेंस पहले लाया गया, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसकी एक जुडिशियल स्क्रूटनी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने की है। और फैसले भले ही 3 हैं, लेकिन सब एक राय हैं कि जो भी कदम राष्ट्रपति ने उठाए या संसद ने जो कानून पारित किए उनमें कोई भी संवैधानिक त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 370 सबसे पहली बात एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, एक कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। ये विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की इसकी व्यवस्था की गई थी। और कोर्ट ने एक बात और भी कही कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 2019 में जो निर्णय लिए गए या जो संविधान आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए, ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि अगर आप देखें तो लगातार पिछले 70 साल में एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ चलता रहा है। समय समय पर इन्हीं अधिकारों के तहत तमाम आदेश जारी किए गए हैं और तो कोई नई घटना नहीं थी। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास शुरू से हैं और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 370 का जो सब क्लॉज 3 है उसका एक्सरसाइज करते हुए राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है ये पूरी तरह कानून सम्मत है। ये किसी भी तरह से असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं करता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है 2019 के फैसले पर। और कोर्ट ने हालांकि एक लोगों की जो राय है उसके मुताबिक ये कहा कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएँ। ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। असीम, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, कोर्ट ने ज़रूर कहा, पहले भी कहा था कि स्टेटहुड कब मिलेगा, इस पर केंद्र सरकार का स्पष्ट जवाब था कि स्टेटहुड वो देना चाहते हैं, लेकिन हालात किस तरह के होंगे, जब हालात पूरी तरह अनुकूल होंगे तब स्टेटहुड दिया जाएगा। तारीख क्या है ये अभी कोई स्थिति, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं कि हम आपको तारीख बताएं, लेकिन इन प्रिंसिपल स्टेटहुड देने के लिए केंद्र खुद ही पहले से तैयार है। नहीं, इसका मतलब ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवा लिए जाएं। इसका मतलब कि अगले 9 महीनों में, इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगले 9 महीनों में हम वहाँ पे चुनाव होते हुए देख पाएंगे। विकास, बिल्कुल असीम, देखिए अभी जम्मू कश्मीर को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद असेंबली होगा, यानी पुडुचेरी की तरह व्यवस्था होगी। तो चुनावों से कोई बहुत दूर नहीं है। अगर आप संसद में लाए गए कानूनों पर भी ध्यान दें जो गृह मंत्री लेकर के आए, अभी हाल ही में लोकसभा में लेकर के आए थे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें रिजर्व की गई हैं। माइग्रेंट्स कश्मीरी जो हैं, विस्थापित कश्मीरी हैं, उनकी 2 सीट्स अलॉट की गई हैं उनको कि उनको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था अपने आप में बताती है कि सरकार चुनाव कराने की तरफ बढ़ रही है। और ये जो डेडलाइन है उससे पहले भी, कुछ वक्त पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। विकास, हम रुक करेंगे अब प्रफुल्ल जी का। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो यही कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और बहुत सारी बातें क्लियर कर दी कि ये सारा फैसला संवैधानिक था, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया गया और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी, क्या उसी दिन से हम ये ना माने कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था?
जी बिल्कुल असीम, ऐसा है कि जैसे बाकी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने किया था। बिल्कुल। इसलिए बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर कभी भी अलग नहीं था। अंतर क्या था, जब भारत के संविधान की प्रक्रिया पूरी हुई, तब उसका एक एडॉप्शन जो होता है उस संविधान का, वो उस रियासतों की भी असेंबलीज में होना था। क्योंकि उस समय पाकिस्तान का आक्रमण हो चुका था, कबीलिए के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी घुस गई थी, उसके कारण ये एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया कि एक स्टेप बाय स्टेप भारत का संविधान वहां पे पूरी तरह से लागू हो। 1953 में वहां पे चुनाव हुए, 1952 में पहले बार वहां पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, और 57 में तो पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद जब वो असेंबली वहां पे चुनकर आ गई, तो भारत का संविधान वैसे ही लागू हो गया था। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन का एक ढकोसला खड़ा किया गया, उसके बाद 1953-54 में प्रजा परिषद जो आंदोलन हुआ, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बलिदान हुआ, जी। ये जो सारा कालखंड हुआ, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड का था। 35A एक ऐसा प्रोविजन जो संविधान में नहीं था ओरिजिनल, जो कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, उसको जोड़ा गया मूलभूत अधिकारों में 35A के तहत, और सारी चीजों से जम्मू कश्मीर के असेंबली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिए गए। वो भी राष्ट्रपति का आदेश था। यदि वो राष्ट्रपति का आदेश हो सकता है, तो ये 370 क्यों नहीं हो हटाने का सकता? राष्ट्रपति बिल्कुल। का आदेश क्यों नहीं हो सकता? लेकिन क्योंकि राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक नैरेटिव परोसा गया कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, एक सेक्युलर क्राउन है, क्योंकि एक समुदाय की मेजोरिटी है, ये सारा नैरेटिव गढ़ने के कारण मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला के जो नैरेटिव था, अभी संसद में भी हमने चर्चा देखी, नेहरू जी अनफॉर्चुनेटली उस ट्रैप में आ गए, और अभी फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती अभी तक जिस नैरेटिव को कि ये स्पेशल स्टेटस था और हम लेकर रहेंगे, जरूरत पड़ती है तो बाहर की मदद लेकर रहेंगे, इस पर अभी पूर्ण विराम लग गया है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है जो लोग 5 अगस्त के बाद इस चर्चा को बढ़ावा दे रहे थे, उनको ये निरर्थक चर्चा रोक देनी चाहिए। प्रफुल्ल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लागू हो क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। Finally, the government gave me the permission. I went abroad, came back about 2 years later, and by the time I came back, I had been transferred over to another department. But she was so passionate about it that she kept trying getting back to tourism, which she did manage, but by that time she was already superannuating. So, since the first batch, I myself read the accounts, I said, this is something that we have to pick up. So, this is an exercise which goes beyond simply the statistics of how many people we have engaged. Now, to why this campaign of DLC and why these adalats? When we came in 2014, we realized that this was not only inconvenient, it was also inhuman to ask somebody to go to the doctor and to get testified that he was alive. So working in the hospital, I had learned that it's always imperative to get a death certificate. The patient's attendants are very keen. And वहीं से फोन आ जाता है, बिहार से ही, if the patient expires, कहते भाई वापस आते वो जरूर ले आना, because the survivors are worried about the gratuity, the insurance, etc., which they won't get unless they get a death certificate. But to ask a living being to get a life certificate, and the life certificate had become such a dogmatic thing. Each year you had to actually put it in. If you had the life certificate to 2023, you would get pension for this. But if the record did not contain the life certificate 2022, your pension 2022 will get held up. And that happened. There was a case in Goa. The person got the pension for this year because he had put the certificate in his file, and the person dispersing there said, I can't take responsibility. I know you are alive, but my file is incomplete, so I will be inviting displeasure from the vigilance or whatever. So we introduced, we thought let's make you, earlier we thought we could do away with it, but then some of the banking
sector friends, they suggest to us that no, there are certain misappropriations also have been noticed. Then they brought in my notice, a case of an employee whose father had died, a young man whose father had died, and he was drawing family pension for as long as 6 years before it was detected, after the death of his father, because he got all the checkbook. तो अभी आप केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे। बहुत ही अहम विषय पर वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई थी अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस 370 अनुच्छेद के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में किस तरह के विकास की बयार बही है, हम आपको अब से कुछ देर के बाद, अभी कुछ ही क्षणों में हम आपको ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है कश्मीर। और अब आपको समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य के लिए बीते 9 वर्षों में और खासकर 2019 के बाद से लगातार वहाँ पे धन आवंटित किए गए हैं। 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाएं वहां पे कार्यान्वित की गई हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से वहां पे सरकार की कोशिश है कि वहां पे विकास का कार्य हो सके। 890 जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, जो केंद्रीय कानून हैं, वो वहां पे लागू किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ये 370 वहां पे लागू थे, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं हो सकता था जब तक कि वहां के विधानसभा न चाह ले। लेकिन अब जो भी कानून संसद से पारित होते हैं, ऑटोमेटिकली वो अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद से आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। कुछ ग्राफिक्स हम आप नहीं दिखा सकें, लेकिन मेरे पास इस पेपर में लिखे हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आतंकी घटनाओं में बीते वर्षों में 45.2% की कमी आई है और घुसपैठ में 90% से भी ज़्यादा की कमी आई है। आप जानते हैं कि बीते वर्षों में लगातार इस तरह घटनाएं आती थी कि वहाँ पे घुसपैठ हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब 370 के हटने के बाद से लगातार उसमें गिरावट आ रही है। पत्थरबाजी घटनाओं में 97.2% की कमी आई है। सुरक्षा बल जो हताहत होते थे उसमें भी 65.9% की कमी आई है। और एक बंद का जो आह्वान किया गया था कि आइए हम घाटी को बंद करते हैं, उस बंद की घटनाओं में भी पहले 2018 में 52 कॉल्स किए जाते थे अलगाववादी संगठनों की तरफ से, आज की तारीख में ये घटनाएं अब 0 हो गई हैं। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं ये अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को वहाँ पे जॉब्स मिले हैं, नई नौकरियाँ मिली हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 न्यू पोस्ट जो थी, रिक्तियाँ, उसको भरने का काम किया इन सालों में। निवेश की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और कारोबार की बात की जाए, लगातार जम्मू कश्मीर में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती जा रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। ये भी 370 हटने के बाद से इसका भी रास्ता खुल गया है। 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 निवेशकों ने, बड़े निवेशकों ने ज़मीन ली है वहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि पहले की स्थितियाँ अब की स्थितियाँ में कितना बड़ा बदलाव आया है। मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक पहला प्रोजेक्ट भी वहाँ पे आ चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 500 करोड़ रुपए का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बाद से, जो कि बिल्कुल शुरुआती है, इसके बाद से वहाँ पे किस तरह के जो विकास की बयार है वो बहा करेगी। जम्मू कश्मीर की 58,477 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और इन परियोजनाओं में तमाम सेक्टर्स के जो विकास के काम है वो शामिल हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। हम आपको लगातार न्यूज़ के जरिए बताते भी रहे हैं। साल 2021 की बात की जाए, 22 की बात की जाए और 23, इस साल बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर गए हैं। लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग पहुँचे हैं। अब स्कूलों में ताला नहीं लगता है और भड़काऊ नारे भी नहीं लगते हैं जैसा कि बीते वर्षों में हुआ करता था। पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए, टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए, विकास के तो यहाँ पंख ही लग गए हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और साल 2022 में, बीते वर्ष में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाया है। तो लगभग 2 करोड़ लोगों ने वहाँ पे गए और वहाँ पे खूबसूरती का लाभ उठाया। हमारे साथ ख़ास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, मेरा सवाल सर ये कि अब जबकि हमने ग्राफिक्स के ज़रिए बताया कि बीते वर्षों में 4-4.5 साल के वर्षों में पत्थरबाजी घटनाओं में, घुसपैठ की घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। जो हमारे सुरक्षा बल थे वो हताहत कम हुए हैं और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को नौकरी मिल रही है, जो नए रोज़गार के अवसर है वो लोगों को मिल रहे हैं। ये और लोग वहाँ खुश भी हैं। हमने एक नई सीरीज़ भी चलाई थी, बदलाव के बयार, जम्मू कश्मीर में। ये बात स्पष्ट हो रहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वाकई जम्मू कश्मीर में एक नई विकास की बयार, शांति के बयार बह चली है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल असीम, देखिए सबसे बड़ा जो 370 और 35A के कारण जो रोड़ा था, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था, इसलिए भारत के सरकार के द्वारा आने वाली योजनाओं का भी वहां पे कार्यान्वयन नहीं होता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, CAG का रिपोर्ट नहीं आता था। ऐसे में बहुत सारे पैसे तो अलॉट होते थे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है इसका किसी को पता नहीं चलता था। अब देखिए आप, वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हुए, नीचे तक पैसा जाने लगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण लागू हुआ, लोगों के प्रतिनिधित्व में एक नया नेतृत्व सामने आने लगा। जब ये विकास की धारा जब निचले पायदान तक, बिल्कुल पंचायत लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचने लगती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उस पूरे सुशासन की प्रक्रिया में सहभागिता का अनुभव होता है। तो लोग स्वाभाविक रूप से इस विघटनकारी और विभाजनवादी ताकतों के पीछे खड़े नहीं रहते। उनको 70 साल से 75 साल से दुर्भाग्य से इसी तरह का नैरेटिव परोसा गया था। मुझे लगता है लोगों की मानसिकता भी बदली है, क्योंकि बिजली पहुंची है, रोड की कनेक्टिविटी सुधरी है, वहां से जो हाईवेज का कनेक्शन है वो भी सुधरा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से, केवल हम कहते थे, अब वास्तविक रूप में लोग अभिन्न अंग होने का मतलब क्या है उसका अनुभव 2019 के बाद करते हैं। मुझे लगता है ये आंकड़े जो है उसी का परिचायक है। एक सर बहुत ही संक्षेप में, कुछ लोगों का सर ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली डिग्रेड कर दिया गया है, उसको स्टेटस छीन लिया गया है, यूटी का दर्जा दे दिया गया है। इस पे प्रतिक्रिया आपकी बहुत ही संक्षेप। देखिए, सरकार ने जैसे कहा है, वहां पे अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस पूरी हुई है, वहां के नए जो विधानसभा के क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। ये डिग्रेड करने का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की एक अब विषय बचा हुआ है, वो का बचा हुआ है, और इसलिए सरकार ने 24 सीटें वहां की जो है उनको भी आरक्षित रखा है। तो मुझे नहीं लगता, भारत के संविधान ने ही ये प्रावधान किया है कि राज्य की बॉर्डर्स निश्चित करना ये केंद्र का अधिकार है। तो डिग्रेडेशन कहाँ है? उनको, लोगों को ये योजनाएं पहुंचाने के लिए राज्य की व्यवस्था है। राज्य के व्यवस्थाएं कोई अधिकार थोड़ी है। तो वो यूनियन टेरिटरी रहे या राज्य बने, आने वाले समय में शायद फिर से राज्य रिस्टोर होगा। बिल्कुल। और सरकार ने कहा भी है कि जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो हम वहां पे चुनाव भी कराएंगे, और गृह मंत्री ने कहा भी था सदन में कि हम उसको वापस जो स्टेटहुड है उसका दर्जा हम दिलाने का काम करेंगे। सर इतना ही समय हमारे पास। प्रफुल्ल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और कहेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आज के द्वारा जो फैसला आया है उसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के स्थानीय लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज़्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज़्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में वर्षों से चला रहा विवाद अब खत्म हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सरपंच मोहम्मद मकबूल गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को आदर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य के लोगों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको पालन करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई यहाँ जो हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, न्यायपालिका हमारा इदारा है, बहुत सबसे बड़ा है। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड वापस देना चाहिए, हमारी भी यही डिमांड थी। पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम बोल रहे थे कि यहाँ स्टेटहुड को वापस मिलना चाहिए और यहाँ पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग अधूरे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है या आगे भी होगा, ये मुल्क के हित के लिए होगा। और आगे बढ़ने पर यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली आज संबोधित किया। नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के कई विश्वविद्यालयों, राज्यपालों और युवाओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश को विकसित बनाने के लिए अगले 25 वर्ष के समय के एक एक पल का उपयोग करें। एक प्रण, एक चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ आउट ऑफ बॉक्स सोचें और आगे बढ़ें और खुद से शुरुआत करें। विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है, और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। दोनों ही सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूची में रखे गए हैं। प्रश्नकाल में अहम सवालों के जवाब भी दिए जाने हैं। वहीं लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से जुड़े एक सवाल पर बयान भी देंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। उधर राज्यसभा में इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल पारित कराए जाने हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े ये दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन से। शैलेंद्र, किस तरह से, अगर मैं दोनों सदनों की कार्यवाही की बात करूं, आपसे पूछूं, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा की बात हो, किस तरह की कार्यवाही आज चल रही है? ये देखिए, आज जैसे ही लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, हमने देखा कि तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान दिए गए। कृषि और कल्याण मंत्रालय से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसका जवाब कृषि मंत्रालय के मंत्री की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ शून्यकाल के बाद, तब नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जवाब हमने देखा कि रखा गया और उसका जवाब दिया गया। इस तरह से दोनों सदनों में प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं। हमने देखा कि शून्यकाल में लोकसभा में तमाम सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े और इसके साथ ही साथ कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखी और मांग की। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि विदेश से जुड़े जो मामले हैं उसको लेकर एक चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में, और ये एक चर्चा की मांग उन्होंने की। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद, उन्होंने शून्यकाल में अपने अपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोकसभा क्षेत्र के या फिर अन्य मुद्दे, उनको उठाया। चूंकि शून्यकाल एक ऐसा मौका होता है जब सांसदों को मौका मिलता है और जब सुचारू रूप से संसद चलती है, तब ये हम देखते हैं कि ये मौका मिलता है तमाम सांसदों को अपनी बात उठाने का। आज दोपहर बाद
लोकसभा में जब भोजन अवकाश के बाद कार्रवाई शुरू होगी तो डिमांड फॉर ग्रांट की जो पहली किस्त है वो उस पर एक चर्चा होगी, यानी कि अतिरिक्त जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चा होकर उसे पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण दो विधेयक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023, इन दोनों विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराया जाएगा। ये दोनों विधेयक पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित हो चुके हैं और आज ऐसे दिन ये बिल राज्यसभा में आने जा रहे हैं जब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है अनुच्छेद 370 को लेकर और उसे वैध ठहराया है, उसको हटाने को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में करोड़ों रुपए की नकदी मिलने पर अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है। संसद भवन परिसर में आज गांधी प्रतिमा के सामने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों की नकदी बरामदगी के मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस मामले में बीजेपी ने संसद भवन परिसर में भी कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी के नेताओं के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुज यादव ने। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से जो अकूत पैसा मिला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज यहां गांधी प्रतिमा के नीचे यहां पर प्रदर्शन वो कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जवाब दो के यहां पर आप ये बैनर यहां पर देख सकते हैं और यहां कांग्रेस के दोनों ही जो सदन है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरने प्रदर्शन के अंदर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और यहाँ पर आप अगर गांधी प्रतिमा के नीचे देखें तो यहाँ पर अलग अलग जो इनके पास होर्डिंग्स हैं वहाँ पर अलग अलग बातें लिखी हैं, जहाँ लिखा है जहाँ जहाँ कांग्रेस वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी जवाब दो। और दूसरी बात इसमें लिखी है कि जो धीरज साहू हैं उनका एक फोटो, जो कांग्रेस के नेता हैं सांसद हैं राहुल गांधी, उनके साथ धीरज साहू का फोटो है। उस फोटो को लेकर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी को तो जवाब देना ही चाहिए, लेकिन साथ में अब जो INDI गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सांसद इस बात को भी पूछ रहे हैं कि उन गठबंधन दलों के नेताओं को भी अब ये सोचना होगा कि क्या वो ऐसे कांग्रेस के साथ जो है अब भी आगे साथ देते रहेंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगे हैं और इतना पैसा जो है किसी एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ से मिला है जिसकी गिनती अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर संसद के अंदर, संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस के सांसद के घर और ठिकानों पर मिले पैसों को लेकर। अपने कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की नकदी मिलने पर हमला बोला है। उन्होंने इंडी गठबंधन और उनके नेताओं से भी सवाल पूछा है कि क्या इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बना है। हम तो इस फोटो का जवाब मांग रहे हैं, इस फोटो का जवाब दें राहुल गांधी कि इनसे इनके क्या संबंध है। ये जो अकूत नगद धनराशि मिल रही है उनके यहाँ, ये धनराशि कहाँ की है? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात हमारा कहना है, हम इंडी गठबंधन के अन्य दलों से भी पूछना चाहते हैं, क्या गठबंधन इसीलिए बनाया था कि कांग्रेस के करप्शन को दबा कर रखें?
और अगर कांग्रेस का करप्शन समय रहते इतना बड़ा खुलकर आ गया है तो इंडी गठबंधन भी ये बताए कि वो अब भी क्या कांग्रेस के इस करप्शन के साथ हैं, इंडी गठबंधन में रहना चाहेंगे या फिर अपने आधार पर शुचिता की राजनीति करेंगे। ये जवाब भी हम देश की जनता चाहती है। यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर गांधी काशी विद्यापीठ ने आज तक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और काशी के महत्व को बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाली नगरी है। पीएम मोदी भी इसे मां गंगा की नगरी मानते हैं। उन्होंने कहा कि काशी न केवल ऐतिहासिक बल्कि हर क्षेत्र में दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने वाली नगरी है। ये एक प्रबल लोक मान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे स्मरण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। जिस तरह मां गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहका है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कालातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं। और नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी विधायक दल की बैठक से पहले मध्य प्रदेश के लिए भाजपा पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा सांसद के लक्ष्मण और पार्टी नेता आशा लाकड़ा भोपाल में पार्टी कार्यालय में पहुंचे। बैठक में राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छठी बार पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। इससे पहले मामले की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए 5 बार समन भेजा है। हालांकि 5 समन पर पूछताछ के लिए वो उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में कल यानी कि 12 दिसंबर को ईडी ने रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को ही चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में इस समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण की समीक्षा की। फिर उन्होंने राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधा और समस्याओं से वो अवगत हुए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की समीक्षा से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी प्रगति समीक्षा की जा रही है और अब तक की समीक्षा से हम आश्वस्त हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वह सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा। यह पूरा प्रयास है। आश्वस्त हैं और भगवान राम नए मंदिर में अपना स्थान लेंगे। और एक बार फिर से वो खबर जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में 5 अगस्त 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण को सही ठहराने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को नई गति मिलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश को एक देश में एक निशान और एक विधान की जो दिशा दिखाई, उस पर चलते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। इसके लिए मैं मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे अपने मतलब के लिए उपयोग करते हुए पिछड़ा बनाए रखा। वर्षों से यहाँ ना तो कोई विकास कार्य हुआ और ना ही भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया गया है। अब गृह मंत्री की नीतियों और प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह प्रगति की राह पर चल पड़ा है और नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सही ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया है। उच्चतम न्यायालय का ये ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है। जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक नया अध्याय लिखा है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को नई मजबूती भी दी है। आज जम्मू एवं कश्मीर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज याचिकाकर्ता को यह समझ में आ गया होगा कि देश और जम्मू कश्मीर के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के खिलाफ सोचने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब धारा 370 इतिहास का हिस्सा नहीं रहेगा। जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद डिसीजन आया है अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था। और सुप्रीम कोर्ट के वकील बिमल राय ने अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर संविधान पीठ के फैसले की सराहना की है। और अब सीधे रुक करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। माता जी जो 91 इयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माता जी जो 90 इयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेस नहीं सुनती थी, आज पहली बार वो टेलीविज़न पे लाइव
सुन रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कश्मीर का है। ये सब्जेक्ट, बल्कि ये सब्जेक्ट एक ऐसी जगह का है जिसको वो जन्नत समझती थी और समझती हैं, और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली परखा था, देखा था। और यही लगभग आज पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो वहाँ नहीं है, वो इसी तरह कश्मीर को देखते हैं। मैं दो शब्दों के साथ, दो लाइंस के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करूंगा। संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा। संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा उन लफ्ज़ों में उभरा है सदा जहां मैं कश्मीर हमारा। से कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिस वॉज आवर बिलीफ सर। तो आप ये भी कार्यवाही देख रहे थे राज्यसभा की, जहां विवेक तनखा जम्मू कश्मीर के संबंधित मसलों पर ही सदन को वो संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। और अनुच्छेद 370 को रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस पर बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना सही है। देखिए, ये खंडपीठ का निर्णय जो उच्चतम न्यायालय का है, ये संवैधानिक निर्णय है और मैं समझता हूं कि 2019 के अगस्त माह में जो 370 धारा हटाने का निर्णय लिया गया था, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। देश के प्रधानमंत्री का वो सोच, देश की सरकार का वो सोच और सदन के भीतर सभी का सोच, और उस निर्णय पर आज खंडपीठ ने अंतिम रूप से मोहर लगा दिया है। और मैं समझता हूं कि अपने आप में भारत के संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है और अब किसी प्रकार का इस पर कोई सवाल जवाब का प्रश्न नहीं उठता। कुछ नेता, कुछ राजनीतिक नेता और कुछ सामाजिक नेता ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो अब इस फैसले के बाद उन सबको ये मान लेना चाहिए और इस पर कोई भी जो विवाद की गुंजाइश है वो पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। पूरी तौर से हमारे लिए उच्चतम न्यायालय अंतिम रूप से वो न्यायालय है जहां संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है और मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद देश के संविधान के रक्षक जो उच्चतम न्यायालय है उसने ये फैसला सुना दिया और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये सोच थी देश के प्रधानमंत्री की, देश की सरकार की और देश के लोगों की, जिसे पूरा किया गया। उस पर अंतिम तौर पर उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगा दिया। 5 अगस्त को जब ये फैसला आया था उसके बाद हम देखें एक लंबा अरसा बीत गया है, बदलाव की एक बयार जम्मू कश्मीर में दिखती है और अब जम्मू कश्मीर को लेकर 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित हुए थे, इस हफ्ते अब राज्यसभा में पारित होंगे, तो उससे आगे भी सरकार बढ़ रही है। देखिए, वहाँ विकास बिल्कुल चरम सीमा पर है, लोग खुश है, बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है और विकास और जितने कानून पिछले 70 साल से कश्मीर के लोगों को बाधित किया गया था, उनसे वंचित किया गया था, आज कश्मीर में वो तमाम कानून लागू करके वहाँ के उन गरीबों को, वहाँ के उन नौजवानों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के वृद्धों को वो सब कुछ मिल रहा है जो 70-75 साल में वंचित थे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूडी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया और उसके बाद उनका कहना है कि अब जो लोग भी थोड़ा बहुत उस पर बात अपनी कहते थे, सवाल उठाते थे, वो पूरी तरह से अब ये साफ हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है सरकार के फैसले को और अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत अभिभूत है। देश के उन सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक और जीत और जश्न का क्षण है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण का सपना देखा था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा की गई कई ऐतिहासिक भूलों में से एक को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया। इसके लिए कई लोगों ने राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी और जीवन का बलिदान भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस एकीकरण प्रक्रिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अब घाटी के लोग सामान्य स्थिति में लौटना चाहते हैं। एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के बिना भारत का एकीकरण अधूरा था और अंततः ये उद्देश्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शांति और समृद्धि लौट रही है और लोगों ने आतंकवाद को खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी को और अधिक शक्ति मिले क्योंकि राष्ट्र उन पर अपना भरोसा करता है। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के स्थानीय लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराने पर स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि रियासत में अब पूरी शांति है, विकास भी तेजी से हो रहा है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और यही नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने भी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। तो ये शरणार्थी हैं, पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए सभी को इस फैसले से हर कोई खुश है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को धीरज साहू से तुरंत ही इस्तीफा मांगना चाहिए। भाजपा नेता दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर करोड़ों की नकदी मिल रही है। आईटी के छापे में बीजेपी आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही है और
कांग्रेस के आला कमान से जवाब मांग रही है। दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आप लोग कांग्रेस आला कमान से जवाब मांग रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए। ये जो मोहब्बत की दुकान में ये भ्रष्टाचार का पकवान पक रहा है, इसके बारे में उनको बताना चाहिए कि पकवान इतना बड़ा है कि भंडार का भंडार निकल रहा है। काउंटिंग, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की काउंटिंग तो कुछ समय बाद बंद हो जाती है, लेकिन कई दिन बीत गए, अभी तक का भ्रष्टाचार की काउंटिंग अभी समाप्त नहीं हुई कांग्रेस की। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, और भ्रष्टाचार को रोकने की गारंटी कोई है तो मोदी जी हैं और बीजेपी है। और निश्चित रूप में इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वालों का जो उजागर करने का काम सरकार कर रही है। और मैं कहूँगा कि राहुल जी छोटी छोटी बातों पर उठा के आते हैं और बयान देते हैं, उनको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके सांसद, एक सांसद के पास इतना पैसा है तो और पैसा कहाँ कहाँ उन्होंने उनके सांसदों ने छुपाया है। अगर उनका हाथ नहीं है उनके साथ में तो उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अपनी पार्टी से। उससे कांग्रेस किनारा काटती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले से, और उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, गठबंधन के तमाम सहयोगी तो खुद आरोपों से घिरे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे। वो उनके पास में तो कितने 2G और 3G सबके जितने घोटालों के आरोप हैं उन सब पर है। मैं कह सकता हूँ घोटालों का एक समूह बन गया है, घोटालेबाजों का। और ये घोटाले करने वाले लोग जो हैं एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो मोहब्बत की दुकान में ये भ्रष्टाचार का जो पकवान पक रहा है, इस पकवान के बारे में भी बताना चाहिए। ये जब आईटी का छापा हुआ और जब करोड़ों की नकदी के विजुअल है, उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री का एक बयान भी आया था कि पाई पाई जो लूटी है वो लौटानी पड़ेगी। निश्चित रूप में ये पारदर्शिता, इस देश को ईमानदारी के साथ में लेकर जाना और एक एक पैसा जनता के हित में लगाना, यही प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा भारत इसीलिए बदला है, और भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाने का काम सरकार ने किया है, वो उसके परिणाम अभी 3 चुनाव में निकलकर सामने आए हैं। ये भ्रष्टाचार का शासन करने वालों को जनता ने 3 राज्यों के चुनाव में जवाब दिया है। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी का प्रदर्शन है। कांग्रेस आला कमान से राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है कि धीरज साहू के साथ क्या रिश्ता है बताएं, और कांग्रेस पार्टी आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है जब धीरज साहू के तमाम ठिकानों पर करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। तो अब कांग्रेस पार्टी का आला कमान निशाने पर है बीजेपी के, और हम देख रहे हैं कि संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा आज से सिक्किम के 4 दिनों के दौरे पर हैं। दलाई लामा के आगमन को लेकर राज्य में व्यापक तैयारियां की गई हैं। उनके दर्शन के लिए सिक्किम के सभी 6 जिलों के अलावा राज्य के बाहर के हिस्सों के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। दलाई लामा कल गैंगटॉक के पल्जोर स्टेडियम में प्रवचन देने के साथ ही अपने अनुयायियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनका प्रवचन बोधिसत्व के 37 अभ्यास और बोधिसत्व सृजन समारोह पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। वो 13 दिसंबर को विश्राम के बाद 14 दिसंबर को सिक्किम से लौटेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले उन्हें अक्टूबर में सिक्किम आना था, लेकिन 3 से 4 अक्टूबर की रात तीस्ता जल प्रलय के कारण उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी विकास ट्रस्ट और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव में भारत के लद्दाख में हेमिस मठ के भिक्षु कलाकारों द्वारा तैयार सैंड मंडला ड्राइंग आर्ट प्रदर्शनी, प्रसिद्ध फोटोग्राफर बेनॉय बहल की तस्वीरों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, भारतीय और नेपाली व्यंजनों की विशेषता वाला एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल था। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा मथुरा पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के लिए लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मथुरा वासियों को मिल रहा है। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री की शहरी आवास योजना के 5 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र एवं चाबी वितरण किया गया। इस मौके पर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी और नगर आयुक्त शशांक चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान जनसमूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी दिखाया गया। लाभार्थियों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ मिल चुका है। मेरे को यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के लिए बताया गया है कि मेरी 6 डिजिट है उसमें राशन कार्ड में, उसके लिए मुझे भी मेरा नाम है उस लिस्ट में। भारत संकल्प यात्रा मोदी मिशन के थ्रू यहाँ जो निकाली गई है उसको देखकर यहाँ जनता में भारी उत्साह है और इस यात्रा के थ्रू जो जन योजना और जो योजना यहाँ प्रचलित की गई है उनके थ्रू जो मोदी जी ने पूरे देश में जो समर्पण अभियान और जो चलाया हुआ है उसके थ्रू बहुत खुशी की जाहिर की जा रही है। क्षेत्र में जो संकल्प यात्रा निकली है और जनता जागरूक है और जनता के थ्रू यहाँ जो मकान गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के थ्रू जो यहाँ मिले हुए हैं उनको देखकर जनता ने मोदी सरकार का बहुत बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन किया है। मथुरा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद उमर कुरैशी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब अर्थ जगत की खबरें। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों के साथ खुले। सेंसेक्स 100 अंकों की तेजी के साथ अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 69,925 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी ने आज दिन के कारोबार की शुरुआत 20,934 के स्तर से की। सेंसेक्स करीब 70,000 के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 102 अंकों की बढ़त के साथ 69,928 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी में भी 17 अंकों की तेजी थी। निफ्टी टॉप गेनर में ONGC, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और SBI जैसे स्टॉक्स थे। वहीं दूसरी ओर टॉप लूजर की लिस्ट में डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स, सिप्ला, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल थे। और आज जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को संवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ दायर की गई तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद 370 हटाने की दिशा में कब कब बड़े फैसले लिए गए और इसके हटने के ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटे की फिजा किस तरह से बदली है। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त किया। कोई वादा खिलाफी नहीं।
इस सरकार की पहचान है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब संसद में जम्मू कश्मीर से अस्थायी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विधेयक पारित हुआ। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन देश में एक विधान एक निशान का संकल्प सिद्ध हुआ। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 2019 से पहले हालात यहाँ तक थे कि प्रदेश में कई केंद्रीय कानून लागू भी नहीं होते थे। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जून 2023 तक 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। निवेश, रोजगार के अवसर भी प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। 30,000 युवाओं को अब तक नौकरियां मिली हैं। वहीं पर्यटकों की संख्या में पहले के मुकाबले वृद्धि दर्ज होने लगी है। घाटी में आतंकवाद सिमटने लगा है और कानून व्यवस्था मजबूत होने लगी है। लाल चौक, जहां पत्थरबाजों का जमावड़ा आम बात थी, बदले हुए कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि साल 2023 में अब तक एक भी व्यक्ति की मौत पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है। अब वहां पर्यटकों की चहल पहल है। बाबा अमरनाथ की धार्मिक यात्रा को लेकर किए जा रहे इंतजाम का फर्क श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में नजर आ रहा है। साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 1,88,00,000 पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 साल के लगातार प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर में 70% तक आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साल 2022 फरवरी में पंचायती राज कानून भी पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू हो गया। इससे पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में सुशासन की जड़ें लोकतंत्र की अंतिम इकाई तक मजबूत हुई। 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। वहीं बीते हफ्ते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए एक विधेयक के जरिए पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। वहीं अब जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर में 47। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब राज्य विधानसभा के लिए कुल 114 सीटें हो चुकी हैं। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रदेश में अब IIT, IIM और 2 एम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है, जो कभी 94 हुआ करती थी। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए नर्सिंग कॉलेज बन चुके हैं। बिजली, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित करीब 58,000 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।